हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इंडिया गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी जो कि इस 2020 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है या हमारे मोदी जी ने अप्रूव किया है, उसके बारे में जानेंगे, जो कि है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पास किया है कि जो भी बच्चे हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते थे उनके लिए ये पॉलिसी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत एक नई नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा और उस एजेंसी के थ्रू जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है और उनके नॉन गैजेटेड पोस्ट का एग्ज़ाम होता था, सेपरेटली होता था, उसे एक ही प्लेटफॉर्म में किया जाएगा। जैसे आप लोगों को पहले भी पता है और अभी भी पता है कि हम लोगों के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, बट डिफरेंट फेजेस में देते हैं। रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, आईबीपीएस का हो गया, यूपीएससी का हो गया, एनटीए का हो गया। इसका जो हम एग्ज़ाम देते हैं, सपोज़ मैंने अभी एक फॉर्म भरा है तो मैं रेलवे के लिए अलग फॉर्म भरती हूँ, एसएससी के लिए अलग फॉर्म भरती हूँ, यूपीएससी के लिए अलग फॉर्म भरती हूँ, बैंकिंग के लिए अलग फॉर्म। तो क्या होता है ना, हम पूरे साल बस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ही लगे रहते हैं। चलो ये नहीं तो वो हो जाए, वो नहीं तो ये हो जाए। बट इसी को क्लैरिफाई करने के लिए कि प्यूरिफाई करने के लिए इस एग्ज़ाम पॉलिसी को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। जैसे आप लोगों को पहले पता था कि बैंकिंग सेक्टर, सब बैंक अपना डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट निकालता था और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट मैंने ईयर में बहुत बार हमको एग्ज़ाम देना पड़ता था। बट बैंकिंग का भी जब आईबीपीएस का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हुआ तो आईबीपीएस ने क्या किया, वो अपने अंडर पूरे नेशनलाइज्ड बैंक को ले आया और एक ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करने लगा, जिस जिसमें हम अगर एक ही बार क्लियर कर लिए आईबीपीएस के एग्ज़ाम तो हम डिफरेंट अपने कट ऑफ के हिसाब से डिफरेंट बैंक में सिलेक्शन प्रोसीजर में आगे बढ़ सकते थे। तो ये जितने भी अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नाम लिखे हैं, इनमें जो भी नॉन गैजेटेड पोस्ट ग्रुप सी और ग्रुप बी और ग्रुप सी का एग्ज़ाम होता है, वो सेपरेटली होता था। बट इस पॉलिसी के हिसाब से इस पॉलिसी के अंडर अभी हमें इसमें एक ही बार एग्ज़ाम देना है और एक ही बार एग्ज़ाम देने के बाद हम उस सर्टिफिकेट जो भी मार्कशीट आएगा उसी को लेकर आगे सिलेक्शन प्रोसीजर में काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मोदी जी ने इस सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को रिफॉर्म करने के लिए, तैयार करने के लिए अपनी अप्रूवेशन दे दी है और जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो अपना एग्ज़ाम सीईटी के अंतर्गत करेगा, जो है कि कंडक्ट करेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सब सब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे वो सीईटी के अंडर ही काम करने लगेगा। देखिए, हम अब जानेंगे कि क्या होगा अगर हम ये सीईटी हमारे सिस्टम में अडॉप्ट किया जाएगा तो क्या होगा, इसका फ़ायदे क्या है। देखिए, जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे, अलग अलग बहुत ही बल्क हो जाता था, एक कैंडिडेट को बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप को एग्ज़ामिनेशन को फेस करना पड़ता था। बट इसके द्वारा क्या होगा ना, जब ये एग्ज़ाम दिया जाएगा तो जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे व जो भी बच्चे ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, वो अपने मार्क लिस्ट के हिसाब से एसएससी हुआ, आईबीपीएस हुआ कि अलग अलग जो भी टाइप का एग्ज़ाम है उसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। और इस सिलेक्शन के हिसाब से ग्रुप सी और ग्रुप डी के नॉन टेक्निकल और नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए और क्लरिकल पोस्ट के लिए ही एग्जामिनेशन होगा, जो कि बैंक में भी होगा और डिफरेंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी होगा। उसके बाद सीईटी का जो स्कोर आएगा, फाइनल स्कोर आएगा, उसे स्पेशलाइज्ड लोग वो स्कोर को चेक करके एग्जामिनेशन का रिजल्ट चेक करेंगे और जो एजेंसी, जो सीईटी का एजेंसी है, वो इसे टायर 1 टायर 2 के हिसाब से
शॉर्टलिस्टेड करेंगे। उसके बाद देखते हैं जो भी सीईटी का हमारा स्कोर कार्ड होगा, जो हमारे मार्क्स हैं, उनका वैलिडिटी 3 इयर्स है। इसका मतलब जो 3 इयर्स में जितना भी पोस्ट निकलेगा, फर्स्ट फेज़ तो हमने दे दिया, बट जो नेक्स्ट फेज़ होगा वो डिफरेंट सेक्टर अपना अपना हिसाब से ही करेगा। सपोज़ ये है वन टाइप ऑफ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस अपने सेक्टर के हिसाब से होगा। सपोज़ कोई बच्चा बैंकिंग के लिए फॉर्म डालना चाहता है, कोई बच्चा रेलवेज़ के लिए फॉर्म डालना चाहता है, कोई एसएससी के लिए, कोई यूपीएससी के लिए, तो जो अलग अलग एग्ज़ाम देते थे, सब सेक्टर में प्रिलिमिनरी अलग और मेंस अलग, फिर वाइवा अलग, फिर कंप्यूटर एग्जामिनेशन अलग, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स थे। बट इससे क्या होगा, फर्स्ट फेज़ जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आप एक ही बार देने के बाद आप सब सेक्टर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस आपका एज, अपर एज लिमिट के अंदर आप जितने बार भी सीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आप खुद सोचिए, जो बच्चे हमारे देश में अभी इतनी एम्प्लॉयमेंट की स्कैरसिटी है कि बच्चे हर किसी सेक्टर में फॉर्म डाल देते हैं, हर किसी सेक्टर का अपना अपना फॉर्म के लिए अमाउंट लगता है। इसके द्वारा क्या होगा, वो चीज़ अब नहीं होगी। बच्चे एक ही टाइम में अपनी सुविधा के हिसाब से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और जो उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी कुछ ख़राब नहीं होगा और कम हो जाएगा। उसके बाद जब हम एग्ज़ाम देते हैं, तो जब वो लोग हमारे एग्ज़ाम पैटर्न को इवैल्यूएट करते हैं, तो वो बहुत बल्क हो जाता है। इसके द्वारा क्या होगा, एक ही बार जब बच्चा एग्ज़ाम दे उसकी इंटेलिजेंसी पता चल जाएगी और उसी हिसाब से उसे स्कोर दिया जाएगा कि वो फर्दर मेंस के लिए किस सेक्टर में जा सकते हैं या जाना चाहिए, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके लिए कैंडिडेट्स के लिए एक सिंपल रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन पोर्टल ही होगा, जिसे आप अपने सिटीज़ और स्टेट्स और सिटीज़ और अपने जिस भी एरिया में रहते हैं उससे आप अपना सेंटर चॉइस देकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कर रहा है तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में एग्ज़ामिनेशन होगा, ये नहीं है। इसमें डिफरेंट लैंग्वेज की भी फैसिलिटीज़ हैं और पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया से कोई भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो एलिजिबल है तो। और क्या होगा, ये एक सिंगल कॉमन टेस्ट है जिससे बच्चों का पैसा जो कि वो खर्च करते थे, सपोज़ बैंकिंग में आपको जनरल लोगों को 600 रुपये, दूसरे बच्चों को 200 रुपये, 500 रुपये ऐसे देना पड़ता था, एसएससी के लिए अलग, यूपीएससी अलग। पूरे साल बच्चे अपने फॉर्म एप्लीकेशन में अप्लाई करते करते अपना पूरा पैसा बर्बाद करते थे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप एक ही बार में अपना मनी आपने इन्वेस्ट किया प्रिलिमिनरी के लिए और आप सब सेक्टर में सिलेक्शन होने के चांसेस ले सकते हैं। और ये जो एनआरए है वो अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर पूरे कंट्री के हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर डालेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा इंटोवेशन है गवर्नमेंट का कि वो जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, बट वो एलिजिबल हैं और दे हैव द पोटेंशियल टू क्रैक द एग्ज़ाम। और जो वुमेंस है जो बार बार बाहर नहीं जा पाती हैं, उन्हें ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम के वजह से और फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होता है, तो उन्हें अपनी जगह में और अपनी सुविधा के हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करने का चांसेस भी मिलता है। और वुमेंस को, रूरल एरिया के वुमेंस को भी एग्ज़ाम अपेयर करने का चांस मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एनआरए
जब गठन हो जाएगा और ये एग्ज़ाम पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, ये सब सुविधाएं बच्चों को जो कि एलिजिबल हैं और जो अपना बहुत सारा टाइम पूरे साल अपना एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन में ही स्पेंड करते थे, उनको थोड़ी राहत मिलेगी और एग्ज़ाम पैटर्न में एक प्यूरिफिकेशन आएगा, बल्कनेस कम हो जाएगा, बच्चों का फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, ट्रैवलिंग के लिए इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो मेरे अनुसार गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है और उन्हें ऐसे आगे रिक्रूटमेंट के लिए स्टेप्स लेने भी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो एनआरए के विषय में और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में समझ गए होंगे, उनके फ़ायदे भी जान गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम आगे और भी अच्छा टॉपिक्स पे वीडियो बना सकें। थैंक यू।